नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क। हम अपने खास कार्यक्रम चुनाव 24 में हाजिर हैं। हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 25 नवंबर को मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे। कई रोड शोज हुए, कई चुनावी सभाएं हुई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से और कई तरह के बयान सामने आए। बयान ऐसे भी आए जिसको लेकर कई तरह के विवाद भी सामने आए। यहां तक कि अगर हिंदी भाषी राज्यों की बात की जाए, जहां कास्ट की अगर बात ना हो पॉलिटिक्स में तो अधूरी रह जाती है वहां की पॉलिटिक्स। अगर धर्म की बात ना हो तो वहां की पॉलिटिक्स अधूरी रह जाती है। यही कमोबेश देखा गया राजस्थान में भी। कई तरह के बयान ऐसे आए जिससे ये झलक सामने आती दिखाई दी कि वहां भी जाति की राजनीति हो रही है और वहां भी धर्म की राजनीति हो रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करने से पहले जो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं हम उनका तारुफ करा दें, उनका परिचय करा दें। दीपचंद सांखला है, आपके जाने पहचाने चेहरे आपके सामने हाजिर होते रहे हैं और ये बीकानेर से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीपचंद सांखला, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एडवोकेट मोहम्मद असलम है, राजनीतिक विश्लेषक है, जयपुर से जुड़े हैं। मोहम्मद असलम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपचंद सांखला, क्या कुछ रहा चुनावी प्रक्रिया में? जिस तरह से चुनावी सभाएं हुई, जिस तरह से रोड शोज किए गए, चूंकि चुनाव की जो सभाएं हो रही थी, जो रोड शोज हो रहे थे, जो चुनावी प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा था, वो तो अब समाप्त हो गया है। अब इंतजार है कि 25 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और डोर टू डोर इस बीच में जाकर के जो कैंडिडेट्स हैं वो जनता को लुभाने की कोशिश करें, वोटर्स को लुभाने की कोशिश करेंगे। इस बार भाजपा ने अपनी नीतियां बदली है, इस कारण चुनाव का माहौल कुछ अलग तरह का हुआ। भाजपा ने कोई चेहरा दिया नहीं और नहीं दिया और सारी रणनीति तय हुई दिल्ली से। उनको प्रदेश के मुद्दों की मुझे लगता है पूरी जानकारी नहीं थी, तो वो बार बार नए मुद्दे लाते थे। कभी जाति का लाते थे, कभी राजेश पायलट का ले आए, कभी किसी का ले आए। तो मुझे नहीं लगता कि इसका असर कोई राजस्थान के मतदाताओं पे ज्यादा पड़ा होगा। जो भाजपा के साथ एक वोटर है जो हिंदुत्व के नाम पे है वो तो कायम है, बाकी कुछ नए वोटर बने हो या जुड़े हो, ये जितने भी ये जो नड्डा के, मोदी जी के और अमित शाह के जो भी रैलियां हुई है, रोड शो हुए हैं, उससे मुझे ज्यादा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कोई प्रभाव राजस्थान में पड़ा होगा। प्रचार हो रहा है। इस बार ये भी लग रहा है कि लगभग पब्लिक ने तय कर रखा है कि वोट किसे देना है। जो एंड टाइम पे जो 1-2% का जो इधर उधर होते हैं उससे अलावा ज्यादा कुछ होना नहीं है। ये जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से पब्लिक ने तय कर लिया कि उन्हें वोट किसको देना है। दीपचंद सांखला, आपके पास आएंगे। जी मोहम्मद असलम, चुनाव प्रचार की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, अब वोट करना है वोटर्स को। इस बीच में जो वक्त मिलेगा, जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो डोर टू डोर जा करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ दिखा आपको? अच्छा, मोहम्मद असलम साहब से हमारा कनेक्शन खत्म हो गया। जैसे ही जुड़ते हैं हम उनसे ये सवाल जरूर करेंगे, लेकिन इस बीच अपनी सहयोगी मुदिता बिष्ट के पास आपको लिए चलते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बयानबाजी राजस्थान के चुनावी समर में देखने को मिली, खास करके राजेश पायलट को लेकर के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया उस पर किस तरह का तो वहां हलचल देखने को मिला है राजस्थान में। तो देखिए। नमस्कार, मैं हूं मुदिता बिष्ट। स्वागत है आपका TV6 न्यूज नेटवर्क में। राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो चुके हैं। 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग पार्टियों के नेताओं की तरफ से जिस तरीके के बयान दिए गए या फिर जिस तरीके से एक दूसरे पर निशाना साधा गया, वो इस बात को दर्शाता है कि चुनाव में जनता के मुद्दों पर नहीं बल्कि ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात की गई जो मुद्दे ही नहीं हैं। तो चलिए देखिए स्क्रॉल के माध्यम से किस नेता ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, देखिए स्क्रॉल में। लाल डायरी मुद्दा और महादेव सट्टेबाजी है। मामला राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए भाजपा की साजिश थी। इन मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का जिक्र कर कांग्रेस को घेरने की जो कोशिश की थी उस पर भी अशोक गहलोत ने बयान दिया है। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर गुर्जर समाज के लोगों को भड़काने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर और भी कुछ गंभीर बातें कही हैं। देखिए और कुछ क्या कहा है गहलोत ने। हमने अनुरोध किया था कि विधानसभा चुनाव को विधानसभा स्तर पर रखा जाए। आप हमारी 10 गारंटियों पर बहस कीजिए, उसकी कमियां बताइए, लेकिन राजस्थान में उस पर बहस नहीं हो रही है।
जितने नेता आते हैं शाम से सुबह तक एक ही तरह की भाषा बोलते हैं। ये हिंसात्मक भाषा है। इन्हें जनता को इस प्रकार से भड़काने का अधिकार नहीं है। उधर प्रधानमंत्री मोदी के जरिए राजेश पायलट के संबंध में कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे ये साफ दिखाई देता है कि उन्होंने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की है। पीएम मोदी का निशाना कांग्रेस पर तो था ही, साथ ही राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट को भी उन्होंने घेरने की कोशिश की है। देखिए इस मुद्दे पर सचिन पायलट ने किस तरह से पीएम मोदी पर पलटवार किया है। प्रधानमंत्री का बयान तथ्यों से परे है और ऐसे बयान जनता का ध्यान भटकाने के लिए दिए जाते हैं। उनके पिता जीवन भर एक समर्पित कांग्रेसी रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी ने राजेश पायलट को लेकर ऐसा क्या कहा था जिससे राजस्थान की सियासत में हलचल देखी जा रही है। तो देखिए पीएम मोदी का बयान। राजेश पायलट जी ने एक बार कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, लेकिन यह परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उनके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। तो देखा आपने किसने क्या कहा। वैसे चुनावी माहौल है तो इस तरीके के बयान भी आएंगे ही, लेकिन अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए नेताओं की तरफ से क्या कुछ किया और कहा जाता है, उसकी एक छोटी सी बानगी हमने आपको दिखाई है। जी फैज जी, तो आपने देख लिया कि किस तरह से वहां बयानबाजी हुई है और किस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं। प्रत्यारोप का सिलसिला तेज होता दिखाई दिया राजस्थान में दोनों तरफ से। हम चलते हैं दीपचंद साखला के पास। जी दीपचंद, जो वहां आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ और वो लगातार जारी रहा चुनाव प्रचार के वक्त तक, हम छोटा सा सवाल आपसे करके छोटा सा जवाब लेना चाहेंगे, लेकिन हमारे साथ प्रदीप जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से। हम प्रदीप आपका स्वागत करते हैं, हम आपके पास आएंगे, लेकिन दीपचंद साखला बताएं। जी, अभी मैंने जैसा कि बताया कि प्रधानमंत्री जब गुर्जर बहुल इलाके में गए तो उन्होंने राजेश पायलट का मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उनके साथ 2 बार गड़बड़ियां की और उसका हाईकमान जो है उसका बदला सचिन पायलट से लेना चाह रही है। तो मुझे नहीं लगता कि जो गुर्जर वोट सचिन पायलट के साथ है उन पे इसका कोई असर होगा, क्योंकि वो जो भाई पिछले चुनाव में जिस तरह से गुर्जर और मीणा कांग्रेस के साथ थे वो स्थिति तो फिलहाल नहीं लग रही है, लेकिन जितने लोग सचिन पायलट के साथ है वो रहेंगे। और ये मैंने जैसा कि कहा कि ये समझ नहीं आ रहा कि उनको रणनीति बनाते हुए पता क्यों नहीं लग रहा है कि राजस्थान में भाजपा के बड़े लोगों को कि राजस्थान में किस तरह से बात करने से प्रभावित होंगे। मुझे यही लग रहा है। जी चलिए प्रदीप जी के पास आते हैं। प्रदीप जी, चुनाव प्रचार का कार्यक्रम खत्म हुआ राजस्थान में राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। अब जाहिर सी बात है दरवाजे दरवाजे जाकर के मतदाताओं को निभाने की कोशिश उम्मीदवारों के जरिए की जानी शुरू हो चुकी है। 25 नवंबर को मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। जो चुनाव प्रचार की प्रक्रिया रही राजस्थान में वो किस तरह से उसे आप देखते हैं, किस तरह से उसे परिभाषित करते हैं? चुनाव प्रचार जो है मुद्दों से हटके नजर आ रहा है और मुद्दे इन द सेंस के डेवलपमेंट के जो इश्यूज हैं, बीजेपी पेपर लीक और लाल डायरी के खिलाफ जरूर बोलती रही है, लाल डायरी के मुद्दों को उठाती रही है। कांग्रेस इससे इनकार करती रही कि लाल डायरी जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन इस बार यूथ जो है वो एक अलग मोड में है। मैं खास करके मारवाड़ के हिस्से में जाके आया हूँ, वहां जाने से पहले स्थिति अलग लग रही थी, लेकिन अब जाने के बाद लगता है कि लोग जो है वो कुछ अलग सोच रहे हैं, वोटर चुप हैं, लेकिन परिणाम जो है वो चौंकाने वाला मिल सकता है। योजना जो है वो धरातल पे मैं शिव विधानसभा में था, मैं पोखरण जैसलमेर में था। सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री की कह रही है, केजरीवाल कह रहे हैं हम आए तो 300 देंगे, लेकिन वहां खंबे और बिजली नहीं है। वो कह रहे हैं हमारे तो 100% फ्री है। तो ये बड़ी चौंकाने वाली जगह चीजें हैं। पानी नहीं पहुंच रहा है, पानी के बिल की बात कर रहे हैं, तो अलग तरीके की चीजें हैं। अब डिस्ट्रैक्ट कैसे किया जाए वोटर को, वही बीजेपी है जिसके अमित मालवीय ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि राजेश पायलट जो है उन्होंने बम गिराए थे आइजवाल पे मणिपुर में। जो सुरेश करमारी के साथ वाली बात जो आई थी जी, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी राजेश पायलट को अलग तरीके से याद कर रहे हैं। तो कुछ देखने को लग रहा है कि कांग्रेस इससे पहले प्रधानमंत्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे का उल्लेख किया कि कांग्रेस के पोस्टर पे मल्लिकार्जुन खड़गे का फोटो नहीं थे क्योंकि वो दलित हैं।
तो कांग्रेस अलग तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हमने दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया नहीं। तो वही है जातगत। ये प्रदीप की राजस्थान में भी कास्टिज्म की पॉलिटिक्स होने लगी इस चुनाव में। जाहिर सी बात है, हिंदी भाषी राज्य जो है वहाँ कास्ट का बड़ा रोल होता है और धर्म के नाम पर भी चुनाव लड़े जाते हैं। प्रदीप, हम आपके पास आएंगे। मोहम्मद असलम, एडवोकेट मोहम्मद असलम, राजनीतिक विश्लेषक, जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद असलम, आपका स्वागत। हम आपके पास भी आएंगे, लेकिन अपनी सहयोगी मुदिता बिष्ट के पास लिए चलते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कास्ट किस तरह से वहाँ रोल प्ले कर रहा है राजस्थान में और किस जाति की कितनी संख्या है राजस्थान में। जी मुदिता। जी फैज, देखा यह जाता है कि भारत के हिंदी भाषी राज्यों में धर्म और जाति के नाम पर जमकर सियासत होती है। तो भला ऐसे में जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो ये राज्य भी इन सब मुद्दों से कैसे अछूता रह सकता है? तो चलिए आपको आंकड़ों से बताते हैं राजस्थान में किस जाति की कितनी आबादी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा ओबीसी समाज के लोग निवास करते हैं, जिनकी आबादी करीब 40% है। सवर्ण की बात की जाए तो इनकी आबादी लगभग 19% है। अनुसूचित जाति यानी एससी की आबादी करीब 18%, अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 14% है। अगर इसमें मुसलमानों को भी जोड़ लिया जाए तो इनकी आबादी लगभग 9 से 10% के आसपास है। और अगर राजस्थान में पावरफुल जातियों की बात की जाए तो जाट समुदाय की आबादी लगभग 10% है। मीणा समुदाय की आबादी करीब 7% है। राजपूत की आबादी 6% के आसपास, तो गुर्जर समाज के लोगों की आबादी लगभग 5% है। तो ये रहा राजस्थान में जाति आंकड़ों के हवाले से हमारी ये छोटी सी जानकारी। जी फैज। चलिए मुदिता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो असलम, आप बताएं राजस्थान में क्या कुछ देखने को मिला आपको? अब तो कास्ट की भी पॉलिटिक्स वहां आदि होती दिखाई दे रही है। धर्म के आधार पर भाजपा पर यह इल्जाम लगता रहा है कि धर्म के आधार पर चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की भाजपा की तरफ से कोशिश की जाती रही है। इसी तरह के आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर भी लगते रहे और भी कई पार्टियां उस पर कई तरह के आरोप लगते रहे, अलग अलग आरोप लगते रहे। बयानबाजियों का भी दौर चला। राजेश पायलट का नाम आया, सचिन पायलट ने जवाबी कार्रवाई की यानी जवाबी पलटवार किया। सचिन पायलट ने, अशोक गहलोत ने कहा कि जो बयान हो आ रहे हैं दूसरी तरफ से यानी भाजपा की तरफ से, वो बयान ऐसे नहीं आने चाहिए, हिंसात्मक है ये अशोक गहलोत का कहना है। जी बताएं आप मोहम्मद असलम। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके पद की गरिमा है और ये बयान उनके पद की गरिमा के अनुसार नहीं है, क्योंकि इसमें झूठ शामिल है। आप देखेंगे कि उस 23 वर्ष पुरानी घटना के पश्चात में सचिन पायलट को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, सचिन पायलट को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए और कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट साहब को बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई। तो इन चीजों रखा गया, लेकिन मोहम्मद असलम ये भी सच है कि बाहर भी रखा बाहर ये पॉलिटिक्स का ये एक भाग है। अंदर बाहर ये होना है, किसी का अप एंड डाउन चलता है, पॉलिटिक्स चलती है, एक दूसरे के कभी फेवर में आती है, कभी उनके खिलाफ में भी आ जाती है, राजनीतिक पैंतरेबाजी होती रहती है। लेकिन जहां मोदी जी का ये बयान आया है कि उनको उनकी सजा मिल रही है, तो यदि इनके पास में इनको सजा दी जाती तो ये पद इनको नहीं मिलते। इतने आज ये देखा जाता है कि राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है, उनके सचिन पायलट करीबी माने जाते हैं, सोनिया जी के प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। तो ये किसी भी प्रकार से सत्य नहीं है कि ये इनको उनकी सजा मिल रही है। राजेश पायलट ने जो चुनाव लड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, उनकी सजा मिल रही है। तो इस प्रकार से ये साबित होता है कि ये मात्र एक चुनाव के दौरान उकसाने वाला बयान है। इस तरह की बयानबाजी मेरे हिसाब से नहीं की जानी चाहिए। और उस रूप में देखा जाए कि वहां जहां आप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, वहां पे तो इस प्रकार की बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए। इस बयान से ये अर्थ निकलेगा कि जो दूसरे नेता है वो भी अनगल जो है बयान देंगे, वो राजनीति के स्तर के लिए ठीक नहीं है। हमें प्रधानमंत्री के बयान से ये चीज है कि वहां बयान जो भी आएगा वो गरिमा युक्त आएगा, या ये गरिमा से नीचा बयान है। इस तरह के बयान नहीं। आपके पास आएंगे प्रदीप, आपके पास आते हैं, फिर दीपचंद आपके पास आना है हमें।
प्रदीप, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने राजेश पायलट का नाम लिया और राजेश पायलट के नाम के सहारे दो निशाने साधे, एक तो कांग्रेस को घेरने की कोशिश की और सचिन पायलट को भी घेरने की कोशिश की, लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरह से पलटवार किया, यानी जवाब दिया जिस तरह से सचिन पायलट ने, और उस जवाब में जो एक शब्द उन्होंने जोड़ा है कि राजेश पायलट कांग्रेसी थे, पूरे पूरे दिल से और ईमानदारी के साथ कांग्रेसी थे, तो क्या प्रधानमंत्री का इस तरह का बयान देना और उसके जवाब में सचिन पायलट का इस तरह का जवाब देना प्रधानमंत्री के बयान को हल्का नहीं करता है? देखिए, आपकी बात ठीक प्रतीत होती है, क्योंकि अगर कांग्रेस प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होता है इनका इंटरनल, जिसकी आप बात कर रही, सीताराम केसरी के सामने चुनाव लड़ा था, अभी 22 में जो चुनाव हुआ उसमें खरगे के सामने लड़े, खरगे गांधी परिवार के कैंडिडेट थे, सामने शशि थरूर लड़े। तो ऐसा तो है नहीं कि शशि थरूर पार्टी से बगावत कर रहे थे। शशि थरूर जो है वो एक व्यवस्था में अपनी बात करने में जो है वो अपनी कैंडिडेचर रख रहे हैं, एज ए कैंडिडेट अपने आप को प्रस्तुत किया था। उसी तरह से राजेश पायलट ने उस वक्त प्रस्तुत किया था अपने आप को एज ए कैंडिडेट। कांग्रेस में ये पहले भी हुआ है, आपको पता होगा इंदिरा गांधी के दौर में जब वहाँ की जो यंग था उस वाली कैबिनेट रही, वो चंद्रशेखर का दौर रहा। चंद्रशेखर जबकि सीईसी गठित हो रही थी तब उन्होंने बिल्कुल बागी होकर चुनाव लड़ा। यही नहीं, आप अगर महात्मा गांधी के दौर में देखें तब सुभाष चंद्र बोस बागी होकर चुनाव लड़े। लेकिन जो चीजें हैं वो पायलट चूंकि पूर्वी राजस्थान का जो हिस्सा है उस इलाके में सचिन पायलट बड़े प्रभावी है उन सीटों पे जो कि अनरिजर्व्ड एससी सीटें, जहां कांग्रेस ने एससी के प्रत्याशियों को पिघड़ दिया। वहां पे गुर्जर वोट बैंक एक बड़ा वोट बैंक है और पिछली बार उस वोट बैंक ने सचिन पायलट को सीएम बनाने के नाम पे एक ओस यानी कि 100% वोट कांग्रेस को किया था। 100% का उदाहरण आप ऐसे देख सकते हैं, उसका नतीजा आप जैसे देख सकते हैं कि पहली बार ऐसे हुआ कि बीजेपी से अगर कोई गुर्जर खड़ा हुआ और सामने कांग्रेस से अगर मीणा थे तो गुर्जरों ने मीणा प्रत्याशी को वोट दिया कि सचिन पायलट सीएम बने। तो इस जो तार ये जो था गुर्जर समाज का, इसको मोदी झंकृत कर गई और पूर्वी राजस्थान में इस तारों से जो सुर निकलेगी वो जरूर वोटों की पेटी में या जो ईवीएम मशीन है उसके अंदर एक अलग ही राज छेड़ेंगे। और यह तय है कि पूर्वी राजस्थान में गुर्जर वोट बैंक को कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी। और सचिन पायलट जबकि पूरे राजस्थान में प्रचार कर रहे थे, पिछली बार स्टार प्रचारक अब भी है, पिछली बार 200 सीटों पर उनकी टीम थी, अभी भी है। इस बार सचिन पायलट 200 सीटों पर नहीं नजर रखने हैं, वो टॉक में है। 2 बड़ी जनसभाएं इन्होंने जरूर की है। अपने प्रत्याशी जो अपने समर्थित रामनिवास गावड़िया के लिए नागौर में गए थे, केश बहादुर के लिए गए थे। उसके अलावा सचिन पायलट नजर नहीं आएंगे राजस्थान में। तो प्रधानमंत्री मोदी का बयान पॉलिटिकल में राजनीतिक फायदा लेने के लिए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर पद की गरिमा की जो बात कही जा रही है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर बयान दे रहे हैं या एज ए बीजेपी की स्टार प्रचारक, जो कि उनके उसमें भी है कि वो एज ए स्टार प्रचारक है। स्टार प्रचारक तो ठीक है, पॉलिटिकल बयान है, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर इसमें आंका जाता है तो उसे ठीक नहीं माना जा सकता। लेकिन इस बयान को तो एज ए पॉलिटिकल स्टार कैंपेनर के रूप में दी जाएगा। और सचिन पायलट को इग्नोर करना कांग्रेस भी इग्नोर कर रही है कि वो उनका बड़ा प्रभाव है कई सीटों पे। मारवाड़ में भी कुछ गुर्जर वोट बैंक है और वो केवल गुर्जरों तक ही सीमित नेता नहीं है, पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में उनकी टीम है, क्योंकि वो 6-7 साल तक पार्टी प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके अलावा वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान की। तो उस टीम को बिल्कुल, जैसे आपको मैं पाली का उदाहरण दूं तो उनके सिपाहीलाल चुनीलाल चारवास कांग्रेस के अगेंस्ट प्रताप कर रहे हैं, जो कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे। तो ये चीजें सचिन पायलट को इग्नोर करने की भुगत नहीं पड़ेगी कांग्रेस को, अभी की स्थिति ऐसे दिख रही है। लेकिन प्रदीप, पायलट से क्षेत्र में जवाब चाहूंगा, कमोबेश यही सूरत हाल भाजपा की तरफ भी है, क्योंकि वसुंधरा राजे के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें इग्नोर करने की कोशिश की गई भाजपा की तरफ से, जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि अभी मंच साझा किया है वसुंधरा राजे सिंधिया ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ, मोदी के नारे लगाए हैं, जो कि पहली बार देखा गया। वसुंधरा राजे ने हाड़ौती की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने मोदी के नारे लगाए। इससे पहले उन्होंने जय श्री राम के, भारत माता के। और वसुंधरा राजे बीजेपी में एक ऐसी नेता है जिन्हें कम्युनल नहीं कहा जा सकता। वो सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ती, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, अपना एक ग्लैमर है उनका। और उस ग्लैमर में अगर वो मोदी की तारीफ में नारे लगाती हैं तो लगता है कि कुछ चीजें ठीक जा रही हैं और ठीक वसुंधरा राजे के हिसाब से जा रही हैं। तो परिणाम और भाजपा के हिसाब से भाजपा के हिसाब से अगर मोदी वसुंधरा राजे को वेटेज दे रहे हैं
तो फिर रेस्ट टीम की कोई स्थिति नहीं रह जाएगी। उस टीम की जो ये कहती है कि नरेंद्र मोदी एक लाइन का नोट लिखेंगे और यहाँ वो भी होगा, तो वो अगर एक लाइन का नोट वसुंधरा राजे के लिए देते हैं तो पूरी टीम इधर होगी। लेकिन वसुंधरा बताओ अगर पढ़ती है। जी जी चलिए हम आएंगे फिर। दीपचंद आपके पास आते हैं। आपने अभी देखा प्रदीप है हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से, जिन्होंने विस्तार से तमाम चीज़ों को बताई। क्या आप सहमत हैं? और दूसरी बात है, क्या राजस्थान में वाकई कास्ट पॉलिटिक्स होने लगी है? हालांकि राजस्थान के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा इन सब मुद्दों का असर नहीं होता, लेकिन इस बार असर देखा जा रहा है। कई बार इस तरह की चर्चाएं हुई हैं और ख़ास करके धार्मिक मुद्दों का भी समावेश देखने को मिल रहा है राजस्थान में, जो पहले नहीं देखा जाता था। देखिए, पहले तो मैं प्रदीप जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि कांग्रेस और बीजेपी की कल्चर में एक बड़ा अंतर है। आप पिछले देखिए 20-30 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव भाजपा में किसी के नहीं हुए, सब ऊपर से थोपे में, जबकि कांग्रेस के अंदर हर चुनाव अध्यक्ष का हुआ है और बाकायदा हुआ है। आप ये अंतर करके देखिए, और यही बात मुझे लगता है कहीं ये कॉम्प्लेक्स पैदा करती है प्रधानमंत्री जी में। दूसरी बात, जाति की बात तो राजस्थान में हमेशा से रही है, लेकिन जातियां जो है वो कुछ जातियां ऐसी है जो सजग रही है, जैसे जाट जाति है, राजनीति में हमेशा सजग रही है और अपने हित हमेशा देखती रही है राजनीति में। राजपूत जाति भी देखती रही है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से गुर्जर जाति है जो वो चेतन हुई है, मीणा जाति चेतन हुई है, तो वो लोग भी पिछले 2-3 चुनावों से अपने हक की बात करने लगे और अपना अस्तित्व राजनीति में देखने लगे हैं। उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री को राजेश पायलट का जिक्र करना पड़ा, क्योंकि पिछले चुनाव में गुर्जर और मीणाओं ने एक होकर कांग्रेस को वोट दिया और इस क्षेत्रों में कांग्रेस को सीटें भी ज्यादा मिली थी। मोहम्मद असलम आपके पास आ रहे हैं। और बताया जाता है कि राजस्थान में तकरीबन 9 से 10% मुस्लिम मतदाता हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी वहां ताल ठोक रहे हैं। वो भी चुनाव में है, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, अपने उम्मीदवारों को उतार रखा है उन्होंने। और जिस तरह से हमने अभी कास्ट पॉलिटिक्स की बात की, उसी तरह से हमने ये भी सवाल पूछा था कि धर्म का भी समावेश देखने को मिल रहा है और इस आधार पर भी चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। अलग बात है कि जनता क्या सोचती है, जनता क्या देखती है और जनता कैसे अपना मत डालती है या किस मुद्दे पर मत डालती है। क्या इसका भी कोई असर दिख रहा है मुस्लिम समाज में, खास करके? चूंकि आप इस समाज से आते हैं इसलिए ये सवाल जरूरी हो जाता है। जी, मुझे नहीं लगता कि असउद्दीन अवैसी का फैक्टर यहाँ पे राजस्थान में काम करेगा, क्योंकि जो माइनॉरिटी जो है अपने जो स्थानीय मुद्दों पे ही अपने जो है उम्मीदवारों को देख के, स्थानीय मुद्दों को देख के ही वोट कास्ट करती है। असउद्दीन अवैसी को हमने कई पिछले राज्यों में भी देखा कि उनका जो है प्रभाव खत्म हो चुका है। बिहार में भी हमने देखा, उन सब चीजों में देखा, इनका प्रभाव अब नहीं है और इनको माइनॉरिटी धर्म के आधार पे जो है कास्ट नहीं करेगी। वहाँ असउद्दीन अवैसी मुझे लगता है कि एक तरफ की पॉलिटिक्स करती है जो यहाँ की माइनॉरिटी को पसंद नहीं है, और ना ही वो असउद्दीन अवैसी से क्या है कि इत्तेफाक रखते हैं। तो अभी के हालात को देखते हुए माइनॉरिटी किसी भी प्रकार से असउद्दीन अवैसी का कोई भी फैक्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा। अच्छा, मुस्लिम समुदाय के बीच में कौन कौन मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में हैं? चूंकि मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, हालांकि अशोक गहलोत ने कहा है कि मुद्दे पे तो चुनाव ही नहीं लड़े जाते हैं। हमने 10 गारंटी की घोषणा की थी, उस पर बहस की जाए हमसे और इसमें कमियां हैं तो निकाली जाए, लेकिन ये सब बातें होती नहीं है, उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं। ये अशोक गहलोत का कहना है। तो बहरहाल मुद्दे फिर भी है, चाहे जो भी मुद्दे हों, मुद्दे हैं। तो मुस्लिम समुदाय के बीच में जो 9 से 10% मुस्लिम आबादी है राजस्थान में, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता है। कौन से मुद्दे हावी होते दिखाई दिए? मुस्लिम जो समाज के सामने जो आज जो समस्याएं मुंह बाए खड़ी है, उन्हीं समस्याओं के आधार पे ही वो वोट कर रहे हैं। कि आज जो समस्या जो यहाँ देखने को मिल रही है, शिक्षा के क्षेत्र में समस्या है, उसके पश्चात सामाजिक सुरक्षा के संबंध में जो है जो चीजें हो रही है, उन चीजों को देखते हुए जो पार्टी उनके हित के लिए कार्य करेगी या उनको लगता है जो उम्मीदवार अपने हित के लिए कार्य करेगी, वहां वो उसको वोट करते हुए नजर आ रही है। और जो मुख्य रूप से जो है आप देखेंगे कि विकास के मुद्दे को भी मुस्लिम समुदाय को काफी प्रभावित कर रहे हैं। आज मुस्लिम समाज में भी जागृति आ चुकी है, उस जागृति
के कारण वो भी चाहते हैं कि हमारे समाज में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो और जो है विकास जो है हमारे मोहल्ले, हमारे क्षेत्र, हमारे वार्ड में हो। इस तरह इन चीजों को देखते हुए वो चुनाव में मतदान करेंगे। चलिए दीप चंद आपके पास आना चाहूंगा, फिर प्रदीप आपके पास आऊंगा। दीप चंद, घोषणा पत्र दोनों पार्टियों की तरफ से, जो बड़ी पार्टियां हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों के बीच में असल मुकाबला है। हालांकि छोटी पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहता है वो तो भविष्य के गर्त में छुपा है जब नतीजे आएंगे, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा की है कि जब उनकी सरकार फिर वापस आती है अगर राज्य में, तो जातीय जनगणना कराई जाएगी, जैसा कि बिहार में किया गया। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है कांग्रेस को, या वाकई इसकी जरूरत है? देखिए, जो समाज की स्थिति है उसके अंदर जाति जनगणना होनी बहुत जरूरी है। उसके बिना आगे की न तो राजनीति तय हो सकती है, न तो कोई आर्थिक नीतियां तय हो सकती है। तो ये जो कांग्रेस ने जो बिहार से एक फार्मूला लिया है, जनगणना के अलावा अगर जिस तरह से कहा गया है कि जनगणना राज्य सरकारें करवा नहीं सकती है, तो उन्होंने जातिगत सर्वे करवाने की बात की है और वो होना चाहिए। उससे स्थितियां स्पष्ट होगी कि किनको कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है। जैसे मुस्लिम्स को है, मुस्लिम्स के सामने अभी दिक्कत यही है कि उनके प्रतिनिधित्व पे कोई गौर ही नहीं किया जा रहा। और दूसरी बात, जैसे असदुद्दीन ओवैसी की बात की गई, असदुद्दीन राजस्थान की राजनीति में ऐसा है कि जो जाति आधारित पार्टियां हैं वो तो दोनों कैंडिडेट के आधार पर दोनों पार्टियों को नुकसान कर सकती है, कभी इसको कभी इसको। लेकिन अगर ओवैसी का कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो वो केवल कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा होता है। फिलहाल राजस्थान में ऐसी स्थिति है। और तो क्या अगर जाति का असर दिख रहा है, क्या कांग्रेस को इसका नुकसान हो सकता है? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से जो कैंडिडेट्स खड़े हैं, क्या वो वोट हासिल कर सकते हैं? और अगर जितना वोट हासिल करेंगे, जाहिर सी बात है आपका कहना है कि कांग्रेस का नुकसान होगा, तो इससे कांग्रेस का कितना नुकसान होगा? देखिए कि अगर ओवैसी के कोई अभी गंभीर कैंडिडेट मुझे लगा नहीं, जो एक दो जगह मुझे लगा था, जैसे उन्होंने सचिन पायलट के सामने भी खड़ा किया। यहाँ एक फतेहपुर है जहाँ से एक कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार होते हैं, वहां भी उन्होंने खड़ा किया, लेकिन उनका या तो वो बैठ गए, जैसे फतेहपुर में तो बैठ गए वो। तो अगर खड़े होते हैं तो जरूर कांग्रेस को वो नुकसान करते हैं। लेकिन जैसे आरएलपी है, जाति आधारित पार्टी है मोस्टली है, लेकिन इसका कैंडिडेट किसको नुकसान करेगा ये पहले से तय नहीं होता, जिस तरह से ओबीसी का कैंडिडेट होता है। और जाति सर्वे तो होना चाहिए। उससे क्या है, जो ओबीसी वर्ग है वो उसको अभी उसको पूरी हिस्सेदारी ने राजनीति में मिल रही है, रोजगार में मिल रही है, तो वो उसमें एक जागरूकता पैदा होगी कि हमारी हिस्सेदारी इतनी है और हमें अवसर बहुत कम मिल रहे हैं। ये होना चाहिए, ये समाज में ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। चलिए, आप मानते हैं। प्रदीप जी, संक्षेप में जवाब चाहूंगा चूंकि वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा हमें। संदीप जी, जिस तरह का बयान दिया है अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए, उन्होंने कहा कि जो भाजपा के नेता आते हैं रात दिन एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं और ये हिंसात्मक भाषा है, तो भाजपा वालों के पास क्या मुद्दों की कमी थी? चूंकि 5 साल से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और वहां परंपरा रही है कि 5 साल में कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो, सरकारें बदल जाती हैं। तो आखिर क्यों ऐसी जरूरत आन पड़ी कि जो कांग्रेस की सरकार के अंदर की कमियां भाजपा को नजर आ रही थी, उसे दिखाने के बजाय, हालांकि दिखाया भी है, उसके बजाय दूसरे मुद्दे उछालने की कोशिश किए जाते रहे हैं, जिसके बारे में इशारा किया अशोक गहलोत ने और जिसका वो फायदा भी लेना चाह रहे हैं? प्रदीप, अशोक गहलोत का जो बयान है वो एक राजनीतिक जादूगरी से भरा बयान होता है अक्सर, लेकिन इसमें मुद्दे तो उठे हैं। पेपर लीक है, बेरोजगारी का इशू है, स्थानीय कंपनियों में जो यहाँ कंपनियां हैं जैसे रिफाइनरी में बाड़मेर जाते हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है, जबकि यूपी में, हरियाणा में इस तरह का लॉ है कि वहां पर स्थानीय लोगों को 10-15% कम से कम हम अवसर देंगे। लेकिन एक बड़ी मजे की चीज, जैसे दीक्षण जी को मैं सुन रहा था, जाते तक जो सर्वे वाला है, मुझे बड़ा इस पे मतलब एक लगता है कि आप ओबीसी में जातिगत सर्वे क्यों करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको प्रतिनिधित्व देना है। कहाँ देना है? नौकरियों में, और आपको देना है राजनीति में। आपको जान के आश्चर्य होगा फैज भाई कि प्रत्येक नौकरी में अगर ओबीसी का बंदा लग रहा है तो वो जाति प्रमाण पत्र देके लगता है। सरकारों के पास पूरे आंकड़े हैं कि किस जाति के कितने चपरासी हैं, किस जाति के कितने थानेदार हैं, किस जाति के कितने पंच, वार्ड पंच, सरपंच
प्रधान जिला प्रमुख विधायक हैं। विधानसभा में जो विधायक प्रश्न लगाता है इनके जवाब नहीं मिलते। लेकिन आम लोग अगर जानते चले तो क्या इसी के आधार पर सरकार आंकड़ा जारी कर सकती है? क्योंकि ये तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जरूरी हो जाता है, दूसरे लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। जी ओबीसी में बराबर जातियां हैं, लेकिन जब जाट समाज जो कि आर्थिक रूप से समृद्ध समाज का ऐसा कहा जाता है, राजेंद्र गुड़ा का एक आरोप है कि बकरियों के बारे में ऊंट को छोड़ दिया गया। जाट समाज के आरक्षण में आने के बाद वो ओबीसी एक शब्द चलता रहता है, जिनके पास हिस्सा बहुत कम रह गया नौकरियों में। आप किसी के थाने में जाके देखिए, बाकी ओबीसी एक तरफ है, एक ही जाति एक तरफ है। तो ये मंशा पे सवाल है बड़ा। बिहार की परिस्थितियां अलग हो सकती है, जैसे कि बिहार में लोग जो दोपहर का भोजन है बच्चों का गरीब इलाकों में, आप आंध्रा में जाइए, आप तमिलनाडु में जाइए, आप बंगाल के कुछ हिस्से में जाइए, दोपहर के भोजन के लिए माँ बाप धरना मरते हैं कि गर्मी की छुट्टियां बंद करो, बच्चे एक टाइम का खाना तो खाएं। लेकिन राजस्थान में वो परिस्थिति नहीं है, यहाँ भूखमरी नहीं है, अपाय बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दों का पोलराइजेशन, अशोक गहलोत बड़ी जादूगरी से बात कहते हैं। उन्हें पता है कि जो डिजाइन वाला रास्ता है उससे मीडिया कैसे मैनेज कर रही है। सबसे बड़ा इकाई जो पेंच रहता है बीजेपी जो है, बीजेपी की इस मुद्दे पे ईमानदार नहीं है निश्चित तौर पे। ये दोनों ही तरफ सांप नाप नाक वाला है। बिल्कुल चूंकि प्रदीप जी वक्त कम है, मोहम्मद असलम साहब एकदम बिल्कुल छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे, एकदम छोटा सवाल आपसे करना चाहूंगा। राजस्थान में 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे, हालांकि वक्त से पहले की बात है लेकिन ये ज़रूरी भी हो जाता है, इन लोगों से नहीं पूछा, मैं आपसे पूछता हूं, क्या कुछ नज़ारा देखने को मिल सकता है राजस्थान में? क्या परंपरा टूट सकती है राजस्थान में? ये जिस प्रकार से अशोक गहलोत सरकार ने कार्य किया है और जिस प्रकार से जनता को योजनाएं दी है, और जो अंत में पीछे बिल्कुल बैठा व्यक्ति को उन्होंने जो सुविधाएं और लाभ दी है और जिस प्रकार से योजनाएं दी है, और जिसकी कोई काट भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है, इस चीज को देखते हुए इनके द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई थी, ये जो चिरंजीवी योजना है, ये एक जो है अमृतदायी योजना है, ये इस तरह की योजना है। पत्रकार हैं दोनों, अभी प्रदीप जी ने बहुत सारी कमियों के बारे में भी इशारा किया है, वो तो है ना कि नहीं है? जी बिल्कुल जो कमियां, कुछ कमियां भी रहती है, कार्य करते हैं, कुछ कमियां भी रहती है, लेकिन मुख्य रूप से जो इस बार की जो देखें कि गहलोत सरकार के जो कार्य हैं, उन कार्यों के पर जो है काफी जो गरीब और पिछड़े जो लोग लाभान्वित हुए हैं, उससे ये लग रहा है। और सरकार के जो कोई भी सरकार जो जाती है, वो उसके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल जो होता है, तभी वो उस प्रकार से जाती है। और जो रिवाज जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि बदलने का रिवाज, वो इस बार मुझे टूटता हुआ मालूम हो रहा है और कांग्रेस गवर्नमेंट वापस कमबैक कर सकती है। चलिए ठीक है, चूंकि वक्त हमें बिल्कुल नहीं, दीपचंद एक लाइन में हाँ या ना में जवाब देंगे आप। अशोक गहलोत ने कहा है कि लाल डायरी का मुद्दा और महादेव सट्टेबाजी ऐप छत्तीसगढ़ को लेकर के भी उन्होंने ये बात कही है, इसलिए भाजपा लेकर के आई कि ताकि चुनाव जीता जा सके, और भाजपा की तरफ से ये साजिश रची गई थी। क्या ऐसा लगता है आपको, हाँ या ना? नहीं, लगता तो है ऐसा कि बिल्कुल भाजपा ने लगातार पैतरे बदले और लगातार कोशिश की है। और जैसा ही प्रदीप जी ने कहा कि मीडिया मैनेजमेंट, कांग्रेस राजस्थान में मीडिया को मैनेज नहीं कर पाई, न सोशल मीडिया को मैनेज कर पाई, न मीडिया को मैनेज कर पाई है। और आप ये देखिए कि एक बात जो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ नहीं है, दूसरी बात ये है कि आज से 6 माह पूर्व जो सभी लोग ये मानते थे कि कांग्रेस 50 से 60 पर सिमट जाएगी, अब कांग्रेस को टक्कर में मान रहे हैं। ये सब अशोक गहलोत है। प्रदीप जी, आपके पास क्या जवाब होगा? यही सवाल मैं आपसे करूं कि लाल डायरी मुद्दा और महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर के जो अशोक गहलोत ने बात कही है कि साजिश रची गई चुनाव जीतने के लिए, क्या आप सहमत हैं, हाँ या ना? बस उनकी बात से कुछ सहमति लगती है, लेकिन लाल डायरी वाला जो इश्यू है उसको मैंने नजदीक से देखा है। वो जो पढ़ने हैं, जिस तरह से सदन में रखने की कोशिश की गई, वो पढ़ने तो धर्मेंद्र राठौड़ के ही लिखे हुए हैं। वो खुद मान रहे हैं धर्मेंद्र राठौड़ कि मैं डायरी लिखता था और डायरियां मेरे यहाँ से ईडी और सीबीआई की रेड के वक्त निकाली गई थी। तो धर्मेंद्र राठौड़ ने खुद जो चीजें लिखी हैं, वो ऐसा नहीं है कि वहां जाके एडिटिव कैसे लिखेंगे, छाप रात्रि का उल्लेख अगर साजिश रची जाएगी तो उसमें नहीं होगा। ये बिल्कुल है कि लाल डायरी जैसी जो चीजें, डायरी लाल नहीं थी, गांधी डायरी लिखते थे, उन्होंने उस पटे में पन्नों को एक करके
डायरेक्ट तो लाल नोट दिया है राजेंद्र सिंह हुड्डा ने। बहुत चर्चाएं हुई हैं। निश्चित तौर पर प्रचार के दौरान बहुत चर्चाएं हुई लाल डायरी का। चूंकि वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा, आपको रोकना पड़ा, हमें इंटरप्ट करना पड़ा। आप तमाम मेहमानों का, प्रदीप जी आपका, दीपचंद जी आपका, मोहम्मद असलम साहब आपका, ठीक है, फिर आगे जब डिबेट करेंगे, चूंकि अभी 2 दिन वक्त है इलेक्शन में, कल का तो वक्त है ही हमारे पास, 25 को वोटिंग होगी, फिर जुड़ेंगे हम लोग तो और भी बातें कर लेंगे, चूंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से अपनी बातों को समझाने के लिए, बताने के लिए और दर्शकों तक ये इन सारी बातों को पहुंचाने के लिए। तो आपने देखा राजस्थान में चुनाव प्रचार का दौर समाप्त हो गया है, रोड शोज किए गए, चुनावी सभाएं की गई, मतदाताओं को लुभाने के लिए कई तरह की कोशिशें की गई और खास करके घोषणा पत्र में कई लुभावने वायदे किए गए हर तरफ से। देखना यह दिलचस्प होगा कि इससे मतदाता किस तरह से प्रभावित हुए हैं। ये तो तभी समझ में आएगा जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 25 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन हम भी आपसे विनती करना चाह रहे हैं कि अगर आप मतदाता हैं तो अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी सोच के अनुसार जरूर करें, चूंकि ये आपका हक है, ये आपका राइट है, ये जरूरी भी है। आप सोच लें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है, यह आपकी सोच है, आपका अधिकार है, लेकिन वोट जरूर डालें। और हमें अब साथ में इजाजत दें, लेकिन हम विनती तो जरूर करेंगे आपसे कि आपने अगर हमारे न्यूज़ चैनल TV6 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करें। नमस्कार।